नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पेशी अकेडमी से। आज हम भारत के वायसराय के अंतर्गत देखने जा रहे हैं वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा देश भारत, हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के वायसराय, जिसमें हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्थब्रुक। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के वायसराय के अंतर्गत नॉर्थब्रुक, भारत का वायसराय। हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत का वायसराय। भारत के वायसराय के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्थब्रुक, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नॉर्थब्रुक के शासन काल में हुआ था सिख संप्रदाय के कूका आंदोलन। सिख संप्रदाय के द्वारा किया गया था कूका आंदोलन, जिसका मुख्य संकेंद्रण केंद्र था पंजाब और आज का पाकिस्तान का पंजाब, अर्थात मुख्य रूप से इसका संकेंद्रण था पंजाब के लाहौर में कूका आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, नॉर्थब्रुक के शासन काल में हुआ है 1872 में कूका आंदोलन। 1872 में ब्रिटिश साम्राज्य के शोषण के विरुद्ध सिख संप्रदाय के द्वारा किया गया था कूका आंदोलन या कूका विद्रोह। कूका आंदोलन या कूका विद्रोह यह हुआ है पंजाब में, जिसका प्रमुख संकेंद्रण केंद्र था लाहौर, जिसका प्रमुख संकेंद्रण केंद्र था लाहौर। ध्यान दीजिएगा, भारत के वायसराय नॉर्थब्रुक के शासन काल में हुआ 1872 में सिख संप्रदाय के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के शोषण के विरुद्ध कूका आंदोलन। नॉर्थब्रुक के शासन काल में 1872 में ब्रिटिश साम्राज्य के शोषण के विरोध में सिख संप्रदाय के द्वारा किया गया कूका आंदोलन या कूका विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, नॉर्थब्रुक के बाद आगे हम देखने जा रहे हैं, नॉर्थब्रुक के बाद आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉर्ड लिटन। अगला है लॉर्ड लिटन, ये आज का है अफगानिस्तान। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस कर रहे हैं भारत के वायसराय, भारत के वायसराय, जिसमें अब हम अगला डिस्कस करने जा रहे हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉर्ड लिटन जो कि एक साम्राज्यवादी तथा प्रतिक्रियावादी वायसराय थे। लॉर्ड लिटन जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, अर्थात लॉर्ड लिटन एक साम्राज्यवादी तथा प्रतिक्रियावादी वायसराय थे। यह भारतीयों के विरोधी थे। इनके प्रतिक्रियावादी प्रवृत्ति के कारण ही द्वितीय अफगान युद्ध में इन्हें हारना पड़ा था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉर्ड लिटन थे साम्राज्यवादी व प्रतिक्रियावादी वायसराय। लॉर्ड लिटन थे साम्राज्यवादी व प्रतिक्रियावादी वायसराय।
इसी कारण इन्हें, इनके गलत नीतियों के कारण ही इन्हें द्वितीय अफगान युद्ध हारना पड़ा था। द्वितीय अफगान युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। द्वितीय अफगान युद्ध अफगान के साथ हुआ था। द्वितीय अफगान युद्ध जो इन्हें हारना पड़ा था, अफगान के साथ हुआ था। द्वितीय अफगान युद्ध, द्वितीय अफगान युद्ध, द्वितीय अफगान युद्ध में पराजित, द्वितीय अफगान युद्ध में पराजित। इनके गलत नीतियों के कारण ही द्वितीय अफगान युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा था। द्वितीय अफगान युद्ध में पराजय, ये भारतीयों के विरोधी थे। भारतीयों के विरोधी, वायसराय लॉर्ड लिटन भारतीयों के विरोधी थे, भारतीयों के विरोधी थे। परिणाम स्वरूप इन्होंने आईसीएस के एग्जाम को, इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम को में जो सेंटर होता था उसे बदलकर भारत से लंदन कर दिया तथा आईसीएस के एग्जाम के अधिकतम आयु सीमा को घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आईसीएस का एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा के परिप्रेक्ष्य में, अर्थात आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने सबसे पहला काम किया कि आयु सीमा को घटाकर 21 वर्ष से कर दिया 19 वर्ष, अर्थात पहले था 21 वर्ष, 21 वर्ष से घटाकर इन्होंने कर दिया, 21 वर्ष से घटाकर कर दिया इन्होंने 19 वर्ष। दूसरा, परीक्षा केंद्र को भारत से लेकर चले गए सीधे लंदन, परीक्षा केंद्र को लेकर चले गए लंदन, ताकि भारतीय युवा आईसीएस का एग्जाम ना दे सके। साथ ही साथ इनके द्वारा, ध्यान दीजिएगा, 1877 में भारत में आया था अकाल, 1877 में आया था भारत में अकाल, और इसी दौरान रानी विक्टोरिया के द्वारा 25 वर्ष का शासनकाल कंप्लीट किया गया था। तो इसी उपलक्ष्य में 1877 में इनके द्वारा रानी विक्टोरिया के स्वागत में दिल्ली में रखा गया दिल्ली दरबार, दिल्ली में रखा गया था इनके द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन, दिल्ली दरबार का आयोजन, दिल्ली दरबार का आयोजन। जबकि 1877 की स्थिति में, 1877 की स्थिति में भारत में आया था भीषण अकाल। इन्हीं के शासनकाल में 1877 की स्थिति में आया था भारत में भीषण अकाल, भारत में भीषण अकाल। लेकिन अकाल को ध्यान ना देते हुए इन्होंने रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासनकाल को कंप्लीट किए जाने के बाद दिल्ली में रखा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1877 में। अर्थात यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, स्वागत किया गया मुख्य अतिथि के रूप में रानी विक्टोरिया का, रानी विक्टोरिया का स्वागत किया गया तथा रानी विक्टोरिया को उपाधि दी गई केसरे हिंद की, रानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई, केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया। रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासनकाल कंप्लीट किए जाने के बाद दिल्ली में रखा गया दिल्ली दरबार, दिल्ली में रखा गया दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली दरबार का आयोजन 2 बार होता है। अगर हम बात करते हैं दिल्ली दरबार की, तो दिल्ली दरबार का आयोजन 2 बार होता है। पहली बार, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन
प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1877 में। इस समय भारत के वायसराय हैं लॉर्ड लिटन। इस समय भारत के वायसराय है लॉर्ड लिटन, ध्यान दीजिएगा। तथा यहां पर स्वागत किया गया है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का। यहां स्वागत किया गया है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का यहां पर स्वागत किया गया है। द्वितीय दिल्ली दरबार यह आयोजित होगा 1911 में। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है 1911 में। इस समय भारत के वायसराय है लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। और यहां पर स्वागत किया गया है ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज पंचम का। यहां पर स्वागत किया गया है ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज पंचम व महारानी मेरी का। ध्यान दीजिएगा। दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन जो कि एक साम्राज्यवादी व प्रतिक्रियावादी वायसराय थे, अपने गलत नीतियों के कारण द्वितीय अफगान युद्ध में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये भारतीयों के कट्टर विरोधी थे। इसी कारण भारतीय सिविल सेवा अर्थात इंडियन सिविल सर्विसेज में आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर इन्होंने कर दिया 19 वर्ष तथा परीक्षा केंद्र कर दिया लंदन में। 1877 में भारत में आया था भीषण अकाल। इस अकाल के दौरान भी इन्होंने रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासन काल को कंप्लीट किए जाने के बाद किया दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पधारी थी ब्रिटेन की महारानी रानी विक्टोरिया। और रानी विक्टोरिया को इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि से सुसज्जित किया। दिल्ली दरबार का आयोजन 2 बार हुआ है। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में हुआ। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिटन और यहां स्वागत किया गया ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 में। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय और इसमें स्वागत किया गया ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज पंचम का तथा महारानी मेरी का। ध्यान दीजिएगा। इस समय भारत की राजधानी है कलकत्ता। इस समय भारत की राजधानी है कलकत्ता। ध्यान दीजिएगा। इस समय भारत की राजधानी है कलकत्ता। ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा अखबार सोम प्रकाश का प्रकाशन किया गया, जिसे बंद करने के उद्देश्य से अर्थात ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा प्रकाशित सोम प्रकाश को बंद करने के उद्देश्य से या उस पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया वार्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्रेस पर प्रतिबंध लगाना। और इसी के तहत ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा प्रकाशित सोम प्रकाश पर भी प्रतिबंध लग जाता। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया वार्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसका मुख्य उद्देश्य था प्रेस पर प्रतिबंध लगाना। और अंततः वार्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लाया गया लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में और इसके द्वारा इन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया। मुख्य उद्देश्य था ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा प्रकाशित सोम प्रकाश के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाना। इसका उद्देश्य था ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा प्रकाशित सोम प्रकाश समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाना।
समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाना। प्रतिबंध लगाना इनका मुख्य उद्देश्य था ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा प्रकाशित सोम प्रकाश के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाना। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं के द्वारा 1878 में लाया गया आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट का मुख्य उद्देश्य था हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाना। 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 ध्यान दीजिएगा, भारत की राजधानी कलकत्ता से लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में दो कानून लाए गए, वार्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा आर्म्स एक्ट। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था प्रेस पर प्रतिबंध लगाना, जबकि आर्म्स एक्ट का उद्देश्य था हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाना। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड लिटन जो कि एक साम्राज्यवादी व प्रतिक्रियावादी वायसराय थे, अपनी गलत नीतियों के कारण द्वितीय अफगान युद्ध में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये भारतीयों के कट्टर विरोधी थे, इसलिए इनके द्वारा भारतीय सिविल सेवा अर्थात आईसीएस के एग्जाम में आयु सीमा को करना पड़ा। ये 21 वर्ष से ये घटा के कर दिए 19 वर्ष तथा परीक्षा केंद्रों कर दिए लंदन में। 1877 में इनके शासन काल में आया भीषण अकाल, फिर भी इन्होंने रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासनकाल कंप्लीट किए जाने की बाद इन्होंने रानी विक्टोरिया के स्वागत में दिल्ली दरबार का 1877 में आयोजन किया और रानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सुसज्जित किया। दिल्ली दरबार का आयोजन दो बार हुआ है। पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1877 में लॉर्ड लिटन के द्वारा रानी विक्टोरिया के स्वागत में। दूसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज पंचम तथा महारानी मेरी के स्वागत में। लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए वार्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाने के लिए आर्म्स एक्ट लाया गया। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉर्ड रिपन। अगला है लॉर्ड रिपन। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉर्ड रिपन। ध्यान दीजिएगा, भारत के वायसराय अगला है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो कि उदारवादी तथा लोकतांत्रिक वायसराय थे। लॉर्ड रिपन उदारवादी तथा लोकतांत्रिक वायसराय थे। 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा नियमित जनगणना किया गया। 1881 में इनके द्वारा स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया गया, इसीलिए इन्हें कहा जाता है स्थानीय स्वशासन के जनक। स्थानीय स्वशासन के जनक। 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा बाल श्रम प्रतिबंधित किया गया। 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में किया गया भारत में नियमित जनगणना। इनके द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया गया, इसलिए लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन के जनक। स्थानीय स्वशासन के जनक। इनके द्वारा 1881 में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया तथा 1881 में ही प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। 1882 में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को इनके द्वारा समाप्त किया गया तथा प्रेस से प्रतिबंध को हटाया गया। इनके शासन काल में
1882 में हुआ है द्वितीय श्वेत विद्रोह तथा इनके द्वारा लाया गया 1882 में इल्बर्ट बिल। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन। भारत के वायसराय, भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन एक उदारवादी व लोकतांत्रिक, उदारवादी व लोकतांत्रिक, उदारवादी व लोकतांत्रिक, उदारवादी व लोकतांत्रिक वायसराय थे। ध्यान दीजिएगा, उदारवादी व लोकतांत्रिक वायसराय थे, लोकतांत्रिक वायसराय थे। लॉर्ड रिपन उदारवादी व लोकतांत्रिक वायसराय थे। इनके द्वारा 1881 में लाया गया, इनके द्वारा 1881 में भारत में प्रारंभ किया गया नियमित जनगणना, नियमित जनगणना। इसके बाद 1881 से लगातार 10 वर्ष के अंतराल में नियमित जनगणना किया जा रहा है। 1881 से नियमित जनगणना किया जा रहा है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में। ध्यान दीजिएगा, 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रारंभ किया गया भारत में नियमित जनगणना। ध्यान दीजिएगा, नियमित जनगणना। हालांकि भारत में जनगणना का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है लॉर्ड मेयो को। लॉर्ड मेयो ने 1872 में भारत में जनगणना का प्रारंभ किया था, लेकिन नियमित जनगणना यह करना प्रारंभ किया लॉर्ड रिपन ने। 1881 में इनके द्वारा स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया गया, जो आज वर्तमान में हम जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था तथा नगरीय निकाय व्यवस्था। वास्तव में इसके जनक है 1881 में लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन, इसलिए इन्हें कहा जाता है स्थानीय स्वशासन के जनक, इसलिए इन्हें कहा जाता है स्थानीय स्वशासन के जनक, स्थानीय स्वशासन के जनक। इसलिए लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन के जनक। 1881 में इन्होंने बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया, बाल श्रम प्रतिबंधित, बाल श्रम प्रतिबंध किया, बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया, बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया। 1881 में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया तथा 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया प्रथम कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम अर्थात कारखाने के सुरक्षा हेतु, कारखाने में कर्मचारियों के सुरक्षा हेतु प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर प्रेस से प्रतिबंध को हटाया गया। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट, वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर, वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर प्रेस से प्रतिबंध हटाया, प्रेस से प्रतिबंध हटाया, प्रेस से प्रतिबंध हटाया। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड रिपन ने 1882 में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर प्रेस से प्रतिबंध हटाया और लॉर्ड रिपन के शासन काल में हुआ है द्वितीय श्वेत विद्रोह। द्वितीय श्वेत विद्रोह, प्रथम श्वेत विद्रोह हुआ है लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में, जबकि द्वितीय श्वेत विद्रोह हुआ है लॉर्ड रिपन के शासन काल में। द्वितीय श्वेत विद्रोह 1882 में इनके शासन काल में हुआ द्वितीय श्वेत विद्रोह लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल, ध्यान दीजिएगा, इल्बर्ट बिल लाया गया, लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया इल्बर्ट बिल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इल्बर्ट बिल का तात्पर्य है कि जो भी यूरोपीय नागरिक होंगे
न्यायालय में आम तौर पर भारतीय नागरिकों के लिए जो जज होता था वो या तो भारतीय जज भी हो सकता है या यूरोपीय जज भी हो सकता है, लेकिन कानून यह था कि यूरोपीय नागरिकों के लिए जो जज होगा वो यूरोपीय जज ही होगा। ये इल्बर्ट बिल में यह कहा गया कि यूरोपीय नागरिकों के लिए भारतीय जज भी हो सकता है। तो इस प्रकार से न्यायालय प्रणाली में सुधार के हेतु लॉर्ड रिपन के द्वारा इल्बर्ट बिल लाया गया। इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था कि न्यायालय में यूरोपीय नागरिकों के किसी भी मसले की सुनवाई हेतु यूरोपीय जज के साथ साथ भारतीय जज भी हो सकता है, अर्थात यूरोपीय नागरिकों की सुनवाई भारतीय जज भी कर सकता है। लेकिन यूरोपीय नागरिकों के द्वारा इल्बर्ट बिल का विरोध किया गया कि यूरोपीय नागरिकों की न्यायालय में सुनवाई केवल और केवल यूरोपीय जज ही कर सकता है। अंततः विरोध को देखते हुए लॉर्ड रिपन के द्वारा इल्बर्ट बिल को वापस लिया गया। इल्बर्ट बिल का मुख्य उद्देश्य था कि यूरोपीय नागरिकों के सुनवाई, न्यायालय में यूरोपीय नागरिकों की सुनवाई भारतीय जज भी कर सकता है। लेकिन इल्बर्ट बिल के विरोध के कारण लॉर्ड रिपन को इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा था। तो इस प्रकार से लॉर्ड रिपन, जो कि भारत में एक उदारवादी व लोकतांत्रिक वायसराय थे, 1881 में इनके द्वारा नियमित जनगणना का प्रारंभ किया गया। लेकिन 1872 में जनगणना का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है लॉर्ड मेयो को। इनके द्वारा स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया गया। यही आज है पंचायती राज व्यवस्था तथा नगरीय निकाय व्यवस्था, अर्थात इन्हें कहा जाता है स्थानीय स्वशासन के जनक। इनके द्वारा बाल श्रम प्रतिबंधित किया गया तथा प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। 1882 में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर प्रेस से प्रतिबंध को हटाया गया। इनके शासनकाल में 1882 में हुआ है द्वितीय श्वेत विद्रोह और इनके द्वारा लाया गया इल्बर्ट बिल, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि न्यायालय में यूरोपीय नागरिकों के किसी मसले का फैसला भारतीय जज भी कर सकता है। लेकिन इल्बर्ट बिल का विरोध किया यूरोपीय नागरिकों ने। अंततः लॉर्ड रिपन को इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉर्ड रिपन के बाद भारत के वायसराय डफरिन, लॉर्ड डफरिन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 में 28 दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। 28 दिसंबर 1885 लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैंसडाउन। अगले भारत के वायसराय है लैंसडाउन। ध्यान दीजिएगा, अगले भारत के वायसराय हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैंसडाउन। लैंसडाउन के शासनकाल में 1891 में लाया गया द्वितीय कारखाना अधिनियम।
द्वितीय कारखाना अधिनियम तथा इनके शासन काल में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच खींची गई डुरंड रेखा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन के शासन काल में भारत की राजधानी कलकत्ता में लाया गया एक कानून द्वितीय कारखाना अधिनियम। 1891 में इनके द्वारा लाया गया द्वितीय कारखाना अधिनियम। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 लैंसडाउन के द्वारा 1891 में लाया गया द्वितीय कारखाना अधिनियम। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था, जबकि उसी को अपग्रेड करके लैंसडाउन के द्वारा 1891 में लाया गया द्वितीय कारखाना अधिनियम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और लैंसडाउन के ही शासन काल में यह आज का है अफगानिस्तान, यह आज का है अफगानिस्तान, यह आज का है पाकिस्तान। लेकिन उस समय पाकिस्तान कोई देश नहीं था। पाकिस्तान बना है 3 जून 1947 को और पाकिस्तान को सत्ता सौंपी गई थी 14 अगस्त 1947 को। तो इस प्रकार से उस समय यह पाकिस्तान नहीं था, यह भी भारत था। अर्थात डुरंड रेखा खींचा गया भारत तथा अफगानिस्तान के बीच। भारत तथा अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींचा गया जो आज कहलाता है डुरंड रेखा। यह है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा अर्थात भारत तथा अफगानिस्तान के बीच लैंसडाउन के शासन काल में सर डुरंड के द्वारा डुरंड रेखा खींचा गया अफगानिस्तान तथा भारत के बीच। लेकिन वर्तमान में डुरंड रेखा अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के बीच है, जबकि डुरंड रेखा का कुछ भाग आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तथा अफगानिस्तान के बीच है, जो कि भारत का ही हिस्सा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। लैंसडाउन के शासन काल में 1891 में द्वितीय कारखाना अधिनियम पारित हुआ तथा अब लैंसडाउन के शासन काल में अफगानिस्तान तथा भारत के बीच डुरंड रेखा खींचा गया, जो वर्तमान में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है और साथ ही साथ अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच भी सीमा रेखा का निर्धारण करता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच भी सीमा रेखा का निर्धारण करता है डुरंड रेखा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं एल्गिन द्वितीय। अगला है एल्गिन द्वितीय। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं एल्गिन द्वितीय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला है एल्गिन द्वितीय। ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के वायसराय एल्गिन द्वितीय। एल्गिन द्वितीय। ध्यान दीजिएगा। एल्गिन द्वितीय के शासन काल में 1895 में एल्गिन द्वितीय के शासन काल में 1895 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया गया। शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया गया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एल्गिन द्वितीय के शासन काल में शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया गया 1895 को। ध्यान दीजिएगा। मुंबई से, यह है मुंबई में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 को शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया गया। शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया गया। इसके प्रारंभ करता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक।
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मुंबई से 1895 को एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया गया। हालांकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 को गणेश उत्सव का भी प्रारंभ किया गया, लेकिन उस समय भारत के वायसराय थे लैंसडाउन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुंबई से ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। मुंबई से ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 को प्रारंभ किया गया गणेश उत्सव। हालांकि आज हम जो गणेश उत्सव मनाते हैं, अर्थात जगह जगह पर भारतवर्ष में भगवान गणेश विराजते हैं, इसका प्रारंभ किया गया है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। लेकिन वास्तव में गणेश उत्सव का प्रारंभ खुद किया था छत्रपति शिवाजी के द्वारा। छत्रपति शिवाजी के द्वारा गणेश उत्सव का भारतवर्ष में प्रारंभ किया गया है, लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप है, गणेश भगवान को बैठाने का जो वर्तमान स्वरूप है, इसका प्रारंभ किया है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र के मुंबई से ही गणेश उत्सव का प्रारंभ किया गया। इस समय भारत के वायसराय थे लैंसडाउन। इस समय भारत के वायसराय थे लैंसडाउन, और 2 साल बाद 1895 को इनके द्वारा शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया गया। शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया गया। इस समय भारत के वायसराय थे एल्गिन द्वितीय। इस समय भारत के वायसराय थे एल्गिन द्वितीय। ध्यान दीजिएगा, आगे देखना है। पुणे में 1897 को एल्गिन द्वितीय के शासन काल में प्लेग कमिश्नर रैंड व एमहर्स्ट की कर दी जाती है हत्या। चापेकर बंधु दामोदर हरि चापेकर तथा बालकृष्ण हरि चापेकर के द्वारा 1897 को पुणे में प्लेग कमिश्नर रैंड व एमहर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यह है पुणे में प्लेग कमिश्नर रैंड व एमहर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है 1897 को चापेकर बंधुओं के द्वारा। दामोदर हरि चापेकर तथा बालकृष्ण हरि चापेकर के द्वारा प्लेग कमिश्नर रैंड व एमहर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसे कहा जाता है पुणे हत्याकांड या प्लेग कमिश्नर हत्याकांड। तो यह है पुणे में देखने जा रहे हैं। पुणे में हुआ है 1897 को हुआ है पुणे हत्याकांड या प्लेग कमिश्नर हत्याकांड। प्लेग कमिश्नर हत्याकांड, पुणे हत्याकांड या प्लेग कमिश्नर हत्याकांड 1897 को चापेकर बंधु दामोदर हरि चापेकर तथा बालकृष्ण हरि चापेकर के द्वारा प्लेग कमिश्नर रैंड व एमहर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्लेग कमिश्नर रैंड व एमहर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रैंड व एमहर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1897 को प्लेग कमिश्नर रैंड व एमहर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दामोदर हरि चापेकर तथा बालकृष्ण हरि चापेकर, जो कि बाल गंगाधर तिलक के ही शिष्य थे, अर्थात इन चापेकर बंधुओं के द्वारा 1897 को प्लेग कमिश्नर रैंड व एमहर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसे कहा जाता है पुणे हत्याकांड या प्लेग कमिश्नर हत्याकांड।
प्लेग कमिश्नर हत्याकांड। आगे हम देखने जा रहे हैं 1899 को एल्गिन द्वितीय के शासन काल में झारखंड राज्य के क्षेत्र में मुंडा जनजातियों के द्वारा मुंडा विद्रोह हुआ, जिसके नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा। ब्रिटिश साम्राज्य के शोषण के विरोध में 1899 को एक बहुत बड़ा, भारत का बहुत बड़ा जनजाति विद्रोह हुआ, जिसे कहा जाता है बिरसा मुंडा विद्रोह या मुंडा विद्रोह। मुंडा जो कि झारखंड की प्रमुख जनजाति है। मुंडा विद्रोह या मुंडा आंदोलन, मुंडा विद्रोह या मुंडा आंदोलन हुआ, जिसका प्रमुख संकेंद्रण केंद्र था रांची। 1899 को बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एक जनजातीय विद्रोह हुआ, जिसे कहा जाता है मुंडा विद्रोह। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, मुंडा जनजाति के बिरसा मुंडा के द्वारा 1899 में एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में मुंडा विद्रोह किया गया। ध्यान दीजिएगा, एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में मुंबई से 1895 को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मुंबई से ही 1893 में गणेश उत्सव का प्रारंभ किया गया। इस समय भारत के वायसराय थे लैंसडाउन, और 1895 में शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया गया। इस समय भारत के वायसराय थे एल्गिन द्वितीय। ध्यान देने वाली बात यह है कि गणेश उत्सव का वास्तविक प्रारंभ किया गया है शिवाजी के ही द्वारा, छत्रपति शिवाजी के ही द्वारा गणेश उत्सव का प्रारंभ किया गया भारतवर्ष में। लेकिन जो गणेश उत्सव का वर्तमान स्वरूप है, अर्थात जगह जगह पर गणेश बैठाना, यह स्वरूप आया है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, पुणे में 1897 पुणे में दामोदर हरि चापेकर तथा बालकृष्ण हरि चापेकर के द्वारा प्लेग कमिश्नर रेंडवा एमहर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह। गोली मारकर हत्या ये की गई है, गोली मारकर हत्या, प्लेग कमिश्नर रेंडवा एमहर्स्ट की गोली मारकर हत्या 1897 को। इस समय भारत के वायसराय थे एल्गिन द्वितीय। अगला देखने जा रहे हैं लॉर्ड कर्जन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉर्ड कर्जन। अगले भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन, जिनका शासनकाल रहा है 1899 से लेकर 1905 तक। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक। ध्यान दीजिएगा, अगले वायसराय है लॉर्ड कर्जन। ध्यान दीजिएगा, अगले वायसराय है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल रहा है 1899 से लेकर 1905 तक। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल रहा है 1899 से लेकर 1905 तक। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1901 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई दिल्ली में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिल्ली में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, दिल्ली में लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय 1901 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना की गई। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। 1901 में दिल्ली में लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। 1901 में ही लॉर्ड कर्जन के द्वारा सिंचाई विभाग की स्थापना की गई। सिंचाई विभाग की स्थापना की गई 1901 में ही। 1901 में दिल्ली में लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई तथा
सिंचाई विभाग की स्थापना की गई लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1902 में शिक्षा विभाग, शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, अकाल आयोग तथा पुलिस आयोग की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन के द्वारा इस समय भारत की राजधानी थी कलकत्ता। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1902 में अकाल आयोग, अकाल आयोग, अकाल आयोग, शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, 1902 में अकाल आयोग, शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग व पुलिस आयोग की स्थापना की गई। पुलिस आयोग की स्थापना की गई। 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपराध अन्वेषण विभाग की स्थापना की गई। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, सीआईडी की स्थापना की गई। 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा अकाल आयोग, शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, पुलिस आयोग, 1903 में अपराध अन्वेषण विभाग की स्थापना की गई। 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्राचीन स्मारक एक्ट लाया गया। प्राचीन स्मारक एक्ट लाया गया, अर्थात प्राचीन स्मारकों के संरक्षण हेतु प्राचीन स्मारक एक्ट लाया गया। और ध्यान दीजिएगा, 1904 में प्राचीन स्मारकों के संरक्षण हेतु लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्राचीन स्मारक एक्ट लाया गया। 1905 में इन्हीं के शासन काल में हुआ है बंगाल विभाजन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्रशासनिक असुविधा का हवाला देते हुए बंगाल को दो भागों में विभाजित किया गया, पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल में शामिल था पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा, तथा पूर्वी बंगाल में शामिल था आज का बांग्लादेश तथा असम। अर्थात इनके द्वारा हुआ है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में हुआ है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को तथा बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन के तहत बंगाल को दो भागों में बांटा गया था, पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल। और 1905 में ही लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में ही लॉर्ड कर्जन के द्वारा रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सर्वाधिक रेलवे लाइन का विकास हुआ। सर्वाधिक रेलवे लाइन का विकास हुआ। सर्वाधिक रेलवे लाइन का विकास। सर्वाधिक रेलवे लाइन का विकास हुआ। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सर्वाधिक रेलवे लाइन का विकास हुआ। सर्वाधिक रेलवे लाइन का विकास हुआ। सर्वाधिक रेल लाइन का या रेलवे लाइन का विकास हुआ। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सर्वाधिक रेलवे लाइन का विकास हुआ। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905, 1901 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। सिंचाई विभाग की स्थापना की गई। 1902 में अकाल आयोग, शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, पुलिस आयोग। 1903 में अपराध अन्वेषण विभाग, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, सीआईडी। 1904 में प्राचीन स्मारक एक्ट पास किया गया। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। इनके शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सर्वाधिक रेलवे लाइन का विकास हुआ है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल को कहा जाता है आयोगों का काल। आयोगों का काल। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल को कहा जाता है आयोगों
का काल, इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा आयोग का गठन किया गया।